अब हम इसके डिटेल की तरफ जाते हैं और सबसे पहले हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल में हम ट्रांज़ैक्शन से शुरू करते हैं, फिर ट्रांज़ैक्शन से जर्नल बनाएंगे और जर्नल के बाद हम बनाएंगे जी अपना लेजर। यानी ये हम बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, या आप यूँ कह लें कि अकाउंटिंग साइकिल का जो आपका ट्रांज़ैक्शन से शुरू होता है और हम इसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, फिर लेजर में ले जाते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं, ठीक है जी। मिस्टर इब्राहिम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000। मिस्टर इब्राहिम साहब ने बिजनेस शुरू किया है 80,000 कैश के साथ। अब इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। एक आपका कैश अकाउंट है क्योंकि आपके बिजनेस में कैश आया है, और साथ में इब्राहिम साहब ने क्या किया है जी, इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस में। सो इन्वेस्टमेंट, मालिक की इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट, यानी मिस्टर इब्राहिम कैपिटल अकाउंट। सो 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, कैश अकाउंट और मिस्टर इब्राहिम कैपिटल अकाउंट। मिस्टर इब्राहिम ओनर है तो इसके हिस्से को हम क्या कहेंगे, कैपिटल अकाउंट। सो साथ में हम नाम भी लिख देते हैं, मिस्टर इब्राहिम कैपिटल अकाउंट या इब्राहिम कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। अब आप मुझे ये बताएं, कैश आपके पास आ रहा है बिजनेस में, सो कैश इंक्रीज हो रहा है। कैश एक एसेट है और एसेट जब भी इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, इसको हम डेबिट करेंगे अकॉर्डिंग टू द डेबिट क्रेडिट रूल्स। सो आप एक फर्स्ट नंबर ट्रांजेक्शन में देखते हैं कि कैश अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है। क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि आपका कैश इंक्रीज हो रहा है और कैश आपका एसेट है। एसेट जब भी इंक्रीज होगा तो हम इसको डेबिट करेंगे। सो कैश अकाउंट डेबिट विद 80,000। और मिस्टर इब्राहिम कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल का अकाउंट है, और कैपिटल अगर आपको याद हो वो क्लियर वाले रूल्स, इसके मुताबिक CLR के एक जैसे रूल थे, यानी कैपिटल लायबिलिटीज़ और रेवेन्यू के। सो कैपिटल आपका जब भी इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। आपको डेबिट क्रेडिट रूल्स याद होने चाहिए, तभी आप एंट्रियाँ पास कर सकते हो। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, और कैपिटल अकाउंट जब भी आपका इंक्रीज होगा तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और नरेशन साथ में लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। और ये हमारा ट्रांजेक्शन पूरा हो गया तो हम फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे डिस्क्रिप्शन वाली कॉलम में। फिर हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ जाएंगे, परचेज्ड मर्चेंडाइज विद कैश ₹30,000। मर्चेंडाइज खरीदे गए हैं जिस चीज़ में इब्राहिम साहब डील करते हैं, वो मर्चेंडाइज इसने ख़रीदे हैं कैश पे, और कितने के ख़रीदे हैं, 30,000 के। जब आप, अच्छा, मर्चेंडाइज के परचेज़ को तो हम परचेज़ कहते हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि जिस चीज़ में आप डील करते हो, जब भी आप वो परचेज़ करते हो तो आप उसको मर्चेंडाइज के नाम से नहीं रिकॉर्ड करते, बल्कि उसको परचेज़ के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है जी। एक तो और परचेज हमारा खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है, ये खर्चा है। मोस्टली इसको नॉमिनल, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसको नॉमिनल कंसिडर करते हैं, ठीक है जी। कुछ ऐसे हैं जो इसको रियल भी कंसिडर करते हैं, बहरहाल हम उस डिबेट में नहीं जाते। परचेज आपका नॉमिनल अकाउंट है, यानी एक्सपेंस अकाउंट है, और एक्सपेंस जब भी आपका इंक्रीज होता है, यानी आपने परचेज किए हैं तो आपका परचेज इंक्रीज हो गया, यानी एक्सपेंस इंक्रीज हो गया। और एक्सपेंस जब भी आपका इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। और आपने कैश दे दिया है, जिस बंदे से आप सामान ले रहे थे, मर्चेंडाइज ले रहे थे, आपने उसको कैश पे कर दिया है तो आपका कैश डिक्रीज हो गया है। और एसेट जब भी आपका डिक्रीज होगा तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो सेकेंड ट्रांजेक्शन में आप देख सकते हैं कि परचेज अकाउंट को हमने, अमाउंट 30,000 है ट्रांजेक्शन का, 30,000 के साथ परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, यानी आपका 30,000 का खर्चा हो गया है, खर्चा इंक्रीज हो गया तो डेबिट कर दिया 30,000 के साथ। और आपने कैश पे कर दिया है और कैश आपका डिक्रीज हो गया है, एसेट आपका डिक्रीज हो गया है, 30,000 के साथ आपका कैश अकाउंट डिक्रीज, क्रेडिट। परचेज्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश का सेकेंड ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो गया, एक लाइन ड्रॉ करें। थर्ड नंबर पे है जी, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश ₹10,000। अब आपने कैश पे मर्चेंडाइज सेल कर दिए हैं, तो आपके पास एक तो कैश आया है, कैश को आप डेबिट कर लें, क्योंकि जब भी आप मर्चेंडाइज बेच देते हो, सेल कर देते हो अपने कस्टमर को कैश पे, तो आपके पास कैश आ जाता है, कैश आप वसूल करते हो। और कैश जब आप वसूल करते हो तो आपके पास कैश इंक्रीज़ हो जाता है, और कैश जब भी आपका इंक्रीज़ होगा तो ये एक एसेट है, और एसेट में इंक्रीज़ को हम क्या कहते हैं, या क्या करते हैं, इसको
इसको हम करते हैं डेबिट। अगेन कैश आपका इंक्रीज़ हो गया, तो हम इसको डेबिट करते हैं क्योंकि आपका एसेट इंक्रीज़ हो गया। और आपने जी कर दिया है मर्चेंडाइज़ को सोल्ड, या आपने इसको फ़रोख्त किया है, बेच दिया है मर्चेंडाइज़ को। सो मर्चेंडाइज़ के सेल को हम सेल ही कहेंगे और ये हमारी रेवेन्यू है। जो आप चीज़ें बेच देते हो उससे जो पैसे आते हैं वो क्या है, वो आपकी रेवेन्यू है। और रेवेन्यू का रूल क्या था कि रेवेन्यू जब भी आपका इंक्रीज़ होगा तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी। कैपिटल, लायबिलिटीज़ और रेवेन्यू जब भी इंक्रीज़ होंगे ये क्रेडिट होंगे, और एसेट और एक्सपेंसेस जब भी आपके ये इंक्रीज़ होंगे तो वो डेबिट होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रही है, सो हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं। सो एक एसेट आपका इंक्रीज़ हो रहा है, कैश, और एसेट जब भी आपका इंक्रीज़ होगा तो हम उसको डेबिट करेंगे 10,000 के साथ। और साथ में आपकी रेवेन्यू, ये कैश क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि आपने चीज़ें बेच दी हैं, यानी आपकी रेवेन्यू इंक्रीज़ हो गई है, और रेवेन्यू जब भी आपकी इंक्रीज़ होगी तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश। तो ये सारे हो गए आपके जर्नल ट्रांजैक्शंस। ये ऑलरेडी हमने इस पे एग्जांपल्स भी किए हैं और एक क्वेश्चन भी किया है, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल, वो ऑलरेडी लेक्चर्स मौजूद हैं इस पर। अच्छा जी, अब हम जर्नल में तो हमने एंट्रियाँ रिकॉर्ड कर ली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जिस तरतीब से वो अकर हो रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरतीब से अकर हो रहे थे उसी तरतीब से हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया है जर्नल में, और हर ट्रांजेक्शन को डेबिट और क्रेडिट कर दिया और साथ में नरेशन लिख दिया। अच्छा, डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट्स आपके सेम होते हैं, वो पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम इन एंट्रीज से, जर्नल एंट्रीज से हम क्या करेंगे, हम इसको पोस्ट करेंगे एक दूसरी किताब में। जर्नल के बाद जो नेक्स्ट बुक है आपके पास वो क्या है, लेजर। लेजर है, लेजर एक किताब है, इट्स अ बुक। सो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे जर्नल में देखें तो आपके पास है कैश का अकाउंट। सो हम सबसे पहले कैश का अकाउंट बनाएंगे, तरतीब से बनाएंगे ताकि कोई एंट्री या कोई अकाउंट मिस ना हो जाए। सो सबसे पहले हम कैश का अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने कैश का अकाउंट बनाया है, और ये मैंने जी टी फॉर्म में बनाए हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाया है। अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट में बनाना चाहते हैं तो प्रॉपर फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है, उसी फॉर्मेट में भी आप बना सकते हैं, यानी डेट, डिस्क्रिप्शन का कॉलम, रेफरेंस का कॉलम और अमाउंट का कॉलम। लेकिन मैंने बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लिखा है, उसको हम टी अकाउंट्स कहते हैं। एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता तो हम सिंपली टी अकाउंट्स ही बनाते हैं। और अगर कोई वो प्रॉपर अकाउंट्स बनाना चाहते हैं जिस तरह के मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, डेट, डिस्क्रिप्शन, रेफरेंस, अमाउंट का कॉलम ये डेबिट साइड, और डेट, डिस्क्रिप्शन, रेफरेंस और अमाउंट ये क्रेडिट साइड, तो ये आप इस तरह भी बना सकते हैं। और ये जो टी अकाउंट है ये इसी का सिंप्लीफाइड फॉर्म है, लेकिन आसानी के लिए हम वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाते हैं टी अकाउंट्स। अच्छा जी, कैश अकाउंट, पहले ट्रांजैक्शन में अगर आप देखें तो कैश का अकाउंट क्या हो गया है आपका, कैश अकाउंट डेबिट है। कैश अकाउंट क्या है फर्स्ट ट्रांजैक्शन में, डेबिट है विद 80,000। और ये कैश क्यों डेबिट हुआ है, ये आपके कैपिटल आया है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की वजह से ये डेबिट हुआ है। ठीक है जी। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका कैश क्यों आया है या कैश क्यों इंक्रीज हो गया है, तो इब्राहिम साहब ने इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस में, वो इन्वेस्टमेंट लाया है बिजनेस में, इसी वजह से आपका कैश इंक्रीज हो गया और कैश को हमने डेबिट कर लिया। तो कैश का अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है इस ट्रांजैक्शन में। तो यहाँ पे आप ये चीज़ याद रखें कि अब हम किस अकाउंट में काम कर रहे हैं या कौन सा अकाउंट हम बना रहे हैं, कैश का अकाउंट बना रहे हैं। सो पहले ट्रांजैक्शन में आपका कैश डेबिट हुआ है, सो हम डेबिट साइड पे ये अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे 80,000, यानी कैश का अकाउंट और डेबिट साइड, ये अमाउंट जो 80,000 का है वो डेबिट साइड पे लिखेंगे, ये हमारा डेबिट साइड है। ठीक है जी। अच्छा, सो यहाँ पे हम, अगर आपके पास डेट है तो डेट लिखें, नंबर है तो नंबर लिख लें। अच्छा, यहाँ पे मैंने डेट का कॉलम तो नहीं बनाया है, बल्कि सिंपली इसको यहाँ पे अगर डेट है तो डेट लिख दें या नंबर है तो नंबर लिख दें। सबसे पहले आपके पास क्या है, डेट नहीं है, 1 नंबर है रोमन का, तो वो लिख दें।
अच्छा, कैश का अकाउंट आपका डेबिट तो हो गया है, लेकिन क्यों डेबिट हो गया या किस अकाउंट की वजह से डेबिट हुआ? कैपिटल अकाउंट की वजह से डेबिट। तो ये वही दूसरा अकाउंट है जो आपके ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करता है, उसी का नाम लिख देते हैं। ठीक है जी। तो कैश का अकाउंट आपका डेबिट तो हो गया है 80,000 के साथ, लेकिन किस अकाउंट की वजह से डेबिट हो गया है? कैपिटल अकाउंट की वजह से डेबिट। तो इस यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन वाली कॉलम में, ये डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम है, ठीक है जी, ये डेट का कॉलम है, ये डिस्क्रिप्शन का कॉलम है। यहाँ पे अगर आप रेफरेंस का कॉलम लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। और ये लास्ट वाला क्या है? ये आपका अमाउंट का कॉलम है। चलो मैं क्लासीफाई कर भी दूँ यहाँ पे आपको। सो ये आपका डेट वाला कॉलम हो गया, ये डिस्क्रिप्शन वाला कॉलम हो गया, ये रेफरेंस और ये अमाउंट का कॉलम। ठीक है जी। इसी तरह क्रेडिट साइड पे भी डेट का कॉलम, डिस्क्रिप्शन का कॉलम, रेफरेंस कॉलम और अमाउंट का कॉलम। ठीक है जी। लेकिन ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने ड्रा किया था ताकि मतलब टाइम हमारा एग्ज़ाम में आपके पास मतलब मैनेज हो जाए, या इतना टाइम नहीं होता तो हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में या टी शेप में बनाते हैं। इट्स अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ पीरियोडिकल बैलेंस अकाउंट। तो पहले हम क्या कर रहे थे ट्रांजेक्शन में? कैश को डेबिट कर रहे थे, डेबिट साइड पे एंट्री थी। सो कैश को हम डेबिट कर रहे थे। कैश अकाउंट आपका डेबिट हो रहा था और डेबिट साइड पे ये ट्रांजेक्शन आपको मिल रहा है। किस अकाउंट की वजह से डेबिट है? कैपिटल अकाउंट की वजह से। अच्छा जी। आ, अब हम सेकंड ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। कैश का, सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन हम देखेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले हम कैश, अच्छा इसमें तो हो गया फर्स्ट ट्रांजेक्शन में। सेकंड में हम देखते हैं कि कैश है जी, बिल्कुल यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे कैश का अकाउंट है क्रेडिट विद 30,000। सो अब हम कैश के अकाउंट को क्या करेंगे? यहाँ पे जर्नल एंट्री में क्रेडिट है, तो हम कैश के अकाउंट के क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे। जिस जर्नल एंट्री में अगर कैश का अकाउंट डेबिट है तो हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और अगर जर्नल एंट्री में आपका कैश अकाउंट क्रेडिट है तो फिर हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ये चीज़ आप याद रखें। कैश का अकाउंट आपका जर्नल एंट्री में डेबिट है तो डेबिट साइड पे जर्नल लेजर के अकाउंट में आप एंट्री रिकॉर्ड करेंगे या पोस्ट करेंगे, और अगर आपके जर्नल एंट्री में आपका कैश अकाउंट क्रेडिट है तो फिर हम पोस्टिंग किस साइड पे करेंगे? क्रेडिट साइड पे करेंगे। तो यहाँ पे आपका कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया है विद 30,000 सेकेंड ट्रांजेक्शन में, लेकिन किस अकाउंट की वजह से आपका कैश क्रेडिट हुआ है? परचेज अकाउंट की वजह से आपका कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है। कैश आपका क्यों डिक्रीज हो गया है या क्रेडिट हो गया है? परचेज किए हैं आपने। सो यहाँ पे कैश अकाउंट के तो आप लिखेंगे ये एंट्री क्रेडिट साइड पे। सेकेंड नंबर पे आप देख सकते हैं 30,000 हम किस साइड पे लिख रहे हैं? कैश के अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं। और डिस्क्रिप्शन कॉलम में हम दूसरे अकाउंट का नाम लिखेंगे जिसकी वजह से ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो रहा है, या जिसकी वजह से आपका कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया है। सो कैश अकाउंट हमारा क्यों क्रेडिट हो गया है? परचेज अकाउंट की वजह से। तो हम उस दूसरे अकाउंट का नाम यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिप्शन कॉलम में। अब हम देखेंगे जो आपके कंप्लीट, आप सारी एंट्रियां देखेंगे कि उसमें कैश इन्वॉल्व है कि नहीं। आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, आप इसको टेक मार्क भी कर सकते हैं ताकि आप कोई एंट्री भूल ना जाए। आप अगर आप एग्ज़ाम में इस तरह टेक मार्क करें पेंसिल से ताकि आप इसको बाद में मिटा भी सके। ठीक है जी। सो सबसे पहले आप टेक मार्क कर लें या हाईलाइट भी कर लें, लेकिन सजेस्टेड ये है कि पेंसिल से टेक मार्क कर लें
सारे ट्रांजेक्शन्स को देख लें, जितने आपके कैश के ट्रांजेक्शन्स हैं स्टार्ट से लेकर एंड तक, वो आप सारे ट्रांजेक्शन को टिक मार्क कर लें पेंसिल से, ताकि बाद में आप इसको रबर से रिमूव भी कर सकें। तो एक तो आपके सारे ट्रांजेक्शन्स आप रिकॉर्ड कर सकेंगे और आपका कोई ट्रांजेक्शन आपसे मिस नहीं होगा, ठीक है जी, यानी आप इसको भूल नहीं पाएंगे या आप इस ओमिट नहीं होगा आपसे, ठीक है। सो ये ट्रांजेक्शन तो आपने रिकॉर्ड कर लिया, ये भी आपने रिकॉर्ड कर लिया। अब थर्ड एंट्री में भी हमारे पास कैश है, लेकिन यहाँ पे कैश क्या है, डेबिट है 10,000 के साथ। सो अगेन हम कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट साइड पे ये एंट्री लिखेंगे। थर्ड एंट्री में आपके पास कैश का अकाउंट डेबिट हो रहा है। कैश के अकाउंट के डेबिट साइड पे हम 10,000 लिखेंगे थर्ड ट्रांजेक्शन में। और आपका कैश क्यों डेबिट हो रहा था, आपके पास आपका कैश क्यों इंक्रीज हो रहा था 10,000, क्योंकि आपने सेल्स किए हैं, मर्चेंडाइज सेल्स किए हैं, ठीक है, मर्चेंडाइज सोल्ड आउट किए हैं। सो सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, सेल्स अकाउंट की वजह से आपका कैश डेबिट हो रहा है, ठीक है जी। तो कैश अकाउंट क्यों डेबिट हो रहा है, सेल्स अकाउंट की वजह से। तो कैश के अकाउंट के डेबिट साइड पे हम एंट्री करेंगे 10,000, और किस अकाउंट की वजह से डेबिट है, ये सेल्स अकाउंट की वजह से डेबिट है। अच्छा, जब आप सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लें एक अकाउंट में, अब तीनों एंट्रियों में हमने ये सारे हमारे ट्रांजेक्शन हैं, हम सारे जितने कैश के ट्रांजेक्शन थे वो कैश के अकाउंट में ला रहे हैं, जितने इंक्रीज है जितना डिक्रीज है वो सारा इसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं एक साथ। वहाँ पे हम मुख्तलिफ एंट्रियों में रिकॉर्ड कर रहे थे क्रोनोलॉजिकली, यहाँ पे हम सारे कैश के जितने ट्रांजेक्शन हैं वो कैश के अकाउंट में ला रहे हैं, ठीक है जी। तभी हम कह रहे थे कि यहाँ पे क्लासिफाइड रिकॉर्ड होता है, जितने आपका कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हैं वो कैश में आएंगे, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, जब आपने सारे डेबिट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन एक अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिए, तो नेक्स्ट क्या है, अभी आप इस बैलेंस सीडी को भूल जाएं, ये हम लास्ट में मतलब निकालते हैं। तो जितने आपके डेबिट ट्रांजेक्शन हैं, यानी इसमें हमारे पास दो डेबिट ट्रांजेक्शन हैं, इब्राहिम कैपिटल यानी 80,000 का डेबिट है इब्राहिम कैपिटल अकाउंट की वजह से, और 10,000 डेबिट है कैश में सेल्स अकाउंट की वजह से, और एक क्रेडिट है कैश के अकाउंट में परचेजेस अकाउंट की वजह से। सो अब नेक्स्ट क्या है, अब हम डेबिट साइड को आप एक रफ वर्किंग में आप डेबिट को भी टोटल कर लें और क्रेडिट को भी टोटल कर लें। लिखेंगे नहीं अब यहाँ तक, आप सिर्फ रफ में डेबिट और यहाँ यानी एक साइड पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई वर्किंग का है स्पेस, तो मैं क्या करूँगा, डेबिट मेरा टोटल कितना है, ये जी आपका हो गया ये जी आपका हो गया डेबिट, ठीक है जी, ये क्या है, डेबिट। और नेक्स्ट क्या करेंगे आप, क्रेडिट साइड पे हमारे पास एक ही एंट्री है, परचेज इज 30,000। सो क्रेडिट आपका है जी 30,000, ठीक है। अब हम दोनों का डिफरेंस मालूम करेंगे। अब आप मुझे ये बताएं, डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है ना। सो इसकी मिसाल आप प्लस की ले लें और इसकी मिसाल आप माइनस की ले लें, ठीक है।
या चलो ये अभी नहीं डिस्कस करते प्लस और माइनस वाली। अभी 90,000 आपका डेबिट साइड है और 30,000 आपका क्रेडिट साइड है, दोनों का डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। अब 90,000 से 30,000 माइनस कर लें तो कितना आपके पास आ जाएगा? 60,000 आ जाएगा ना। लेकिन साइन हम कौन सा लगा रहे हैं, लगाएंगे डेबिट। डेबिट क्यों लगाएंगे? क्योंकि आपका डेबिट ज़्यादा है, जो चीज़ ज़्यादा हो हम उसी की साइन लगाएंगे। जिस तरह कि आपके पास अगर ये प्लस हो और ये माइनस हो, तो प्लस 90,000 से 30,000 माइनस 30,000 अगर हैं तो वो उनका डिफरेंस निकाल ले तो 60,000 आएंगे। लेकिन इसके साथ हम फिर कौन सा साइन लगाएंगे? प्लस का लगाएंगे। अगर आपका प्लस वाला अमाउंट ज़्यादा है तो प्लस का साइन लगा देते हैं, और अगर आपका माइनस वाला अमाउंट ज़्यादा होता है या फिगर ज़्यादा होता है तो हम माइनस वाला साइन लगा देते हैं। सेम इसी तरह हम यहाँ पे अगर आपका डेबिट अमाउंट ज़्यादा है तो हम डेबिट का साइन लगा देते हैं, यानी आपका ये डेबिट बैलेंस है। और अगर आपका क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है तो हम इसके साथ क्रेडिट वाला साइन लगा देते हैं और ये हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा। तो इस सूरत में तो हमारा डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, क्योंकि डेबिट अमाउंट हमारा है 90,000 और क्रेडिट अमाउंट है 30,000। तो हम जो 60,000 बैलेंस है इसके साथ कौन सा साइन लगाएंगे? डेबिट, यानी ये हमारा डेबिट बैलेंस है। अच्छा जी, ये तो हो गया आपका बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस या बैलेंस सीडी जिसको हम कहते हैं। क्लोजिंग बैलेंस को हम कहते हैं बैलेंस सीडी। जिस तरह के मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ है बैलेंस सीडी, इसका मतलब है बैलेंस कैरी डाउन, यानी ये बैलेंस हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, या कैरी फॉरवर्ड या कैरी डाउन। बैलेंस C/D कैरी डाउन, या C/F भी लिखते हैं, कैरीड फॉरवर्ड। यानी ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है इस पीरियड का, और ये हम नेक्स्ट जो आने वाला पीरियड है उसके स्टार्ट में आगे इसको फॉरवर्ड करेंगे। यानी अगर 31 दिसंबर 2019 को आपके पास कोई बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस या बैलेंस सीडी था, तो वो हम आगे लाएंगे 1 जनवरी 2020 को, ठीक है, 2020 को। सो बैलेंस सीडी का तो यही मतलब है, और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है। अच्छा, ये था तो हमारा डेबिट बैलेंस, लेकिन हम इसको लिखते हैं क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे क्यों लिखते हैं? ताकि हमारे टोटल्स कमी किस साइड पे है? कमी क्रेडिट साइड पे है ना। कमी किस साइड पे है? आपका डेबिट साइड तो ज़्यादा है, आप देख सकते हैं डेबिट साइड आपका ज़्यादा है, 90,000 है, लेकिन आपका क्रेडिट साइड ओनली 30,000 था, ठीक है जी। यानी ये 60,000 से शॉर्ट है ये साइड। सो टोटल्स को इक्वल करने के लिए, टैली होने के लिए, हम इसको लिखते हैं शॉर्ट साइड पे। जो साइड कम हो उसी पे लिखेंगे, लेकिन हम इसको क्रेडिट बैलेंस नहीं कहेंगे, हम इसको कौन सी बैलेंस कहेंगे? डेबिट बैलेंस। क्योंकि आपका डेबिट साइड ज़्यादा है तो ये आप है तो आपका डेबिट बैलेंस, लेकिन सिर्फ टोटल्स एग्री करने के लिए हम इसको लिखते हैं क्रेडिट साइड पे। दूसरी साइड पे लिखते तो हम सिर्फ शॉर्ट साइड पे, वो बैलेंस करने के लिए या टोटल एग्री करने के लिए हम इसको लिखते तो क्रेडिट साइड पे हैं, लेकिन एक्चुअली हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है तो हम इसको डेबिट बैलेंस कहते हैं। सो आप इस चीज़ से धोखा ना कहें कि इसको तो हमने लिखा है क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे सिर्फ हम टोटल्स एग्री करने के लिए ये लिखते तो इसी साइड पे हैं, लेकिन एक्चुअली ये हमारा है डेबिट बैलेंस, क्योंकि आपका डेबिट बैलेंस ज़्यादा हो। जो साइड भी आपका ज़्यादा हो उसी साइड का बैलेंस हम इसको कहेंगे। बेशक लिखते हैं आप दूसरे साइड पे हैं, लेकिन जो साइड आपका ज़्यादा हो नाम हम उसी लिखें। और इसी तरह यहाँ पे भी मैंने आपको प्रूव कर दिया कि ये आपका डेबिट बैलेंस है, क्योंकि आपका डेबिट अमाउंट
ज़्यादा है, तो हम इसको के साथ कौन सा साइन लगाएंगे, डेबिट का, और लिखेंगे इसको शॉर्टर साइड पे, ताकि हमारे दोनों साइड्स के टोटल्स आपको आपस में इक्वल हों। अगर आप इसको इस साइड पे नहीं लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, तो फिर आपके दोनों साइड्स के टोटल एग्री नहीं होंगे। तो ये जस्ट टोटल्स को एग्री करने के लिए हम इसको लेसर साइड पे लिखते हैं, ताकि हमारे दोनों साइड्स के टोटल आपस में एग्री हों। ठीक है जी। अच्छा जी, कैश का अकाउंट तो आपका हो गया कंप्लीट।